हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे शेक्सपियर के प्लेस के ऊपर। उसके ऊपर कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लाया हूँ आप सबके लिए। तो जैसा कि अगर आप लोग यूपी पीसीएस के एलटी ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर ये महाराष्ट्र टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कर रहे हैं प्रिपरेशन या फिर केवीएस का, तो उसमें ये कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैंने लाया हूँ आज शेक्सपियर के ट्रेजेडीज के ऊपर और उनके कॉमेडीज के ऊपर। तो कुछ ये सब यूनिवर्सल क्वेश्चंस हैं जो हमेशा पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज। तो क्या है, या फिर इसको कई अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है कि शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज आर रिगार्डेड द ट्रेजेडी ऑफ करेक्टर डिस्कस। या फिर इसको और एक तरीके से पूछा जा सकता है कि शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज आर नॉट ओनली द ट्रेजेडी ऑफ करेक्टर बट ऑल्सो द ट्रेजेडी ऑफ कोइंसिडेंसेस ऑफ लाइफ। ठीक है। इट इज सेड दैट शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज आर रोमांटिक ट्रेजेडी विच रिफ्लेक्ट द यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर ऑफ मैन। ठीक है। तो ये कोई किस कैसे भी क्वेश्चंस पूछता है ये, चाहे शॉर्ट नोट करके पूछता है, चाहे रिगार्डिंग द ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर, चाहे इस तरीके से, तो हम आंसर की तरफ देखते हैं। इसको हम सब के लिए ऐसे मतलब कुछ थोड़ा बहुत बदलाव करके ऐसे क्वेश्चन लिख सकते हैं। जैसे विलियम शेक्सपियर इज रिगार्डेड द फादर या मोनार्क ऑफ रोमांटिक ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर। तो विलियम शेक्सपियर को माना जाता है फादर ऑफ रोमांटिक ट्रेजेडी या फिर मोनार्क ऑफ रोमांटिक ट्रेजेडी। क्यों? क्योंकि इनकी जो ट्रेजेडीज होती थी वो रिप्रेजेंट करती थी हाईएस्ट अचीवमेंट को किसी भी ट्रेजिक ड्रामा में। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में। एंड ऑल्सो अपोज द सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल ट्रेजेडीज। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो क्लासिकल ट्रेजेडीज के जो प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश किए थे अरिस्टोटल ने अपने वर्क पोएटिक्स में, जैसा कि देख सकते हैं, उसको इन्होंने काफी मतलब पूरी तरीके से नहीं तो कह सकते हैं, लगभग लगभग उन्होंने उसको अपोज किया था। अपनी ट्रेजेडीज में तो मेनली इन्होंने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था अरिस्टोटल का जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट था। पोएटिक्स में इन्होंने जैसे दिया था, यूनिटीज का कॉन्सेप्ट दिया था, उसको शेक्सपियर ने इग्नोर किया था। हिज ट्रेजेडीज आर मेनली सेंटर्ड ऑन फॉल ऑफ नोबल या हीरोइक कैरेक्टर ड्यू टू ट्रेजिक फ्लॉ। जो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज होती थी वो मेनली क्या होती थी, वो किस पे सेंटर्ड होती थी, नोबल और हीरोइक कैरेक्टर्स के डाउनफॉल के ऊपर। जो कि क्यों होता था इसलिए क्योंकि उनके अंदर एक ट्रेजिक फ्लॉ होता था, जिसे हम लिटरेरी भाषा में हारमार्सिया कहते हैं। और क्यों, और किसकी वजह से, फेट एंड एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। और उनके फेट की वजह से और एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस की वजह से जो कि उनके जीवन में घटित होता था। एंड सोसाइटी, और सोसाइटी का जो रोल होता था उसमें। जैसे ओथेलो में हम देखते हैं कि कैसे एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस क्या होता है सोसाइटी का। जैसे इयागो ओथेलो को मतलब मजबूर कर देता है अपनी वाइफ का मर्डर करने के लिए। ठीक। तो हिज मेजर ट्रेजेडीज हेमलेट की जो मेजर ट्रेजेडीज कौन कौन सी है, हेमलेट हो गया, ओथेलो हो गया, किंग लियर, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा और अदर जो उनकी कुछ ट्रेजेडीज हैं। उसमें क्या होता है, एक्सप्लोर प्रोफाउंड ह्यूमन इमोशंस एंड सेंटर्ड ऑन मोरल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ गॉड एंड बैड, गुड एंड बैड, विच रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन नेचर एंड लीड्स टुवर्ड ट्रेजिक एंड। ये जो इनकी ट्रेजेडीज हैं, जैसे ये जो ऊपर हमने देखा है, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, तो ये जो ट्रेजेडीज हैं वो प्रोफाउंड ह्यूमन इमोशंस के बारे में हमको बताती हैं। और किस पे सेंटर्ड है, सेंटर्ड ऑन मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स, उनके जो नैतिक कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो उनके अंदर द्वंद्व पैदा होता है उनके मन में, अच्छे और बुरे के लिए, गुड और बैड के लिए, विच रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्सिटी, जो उनके मन में एक कॉम्प्लेक्सिटी को पैदा करती हैं या दिखाती हैं ह्यूमन नेचर की। ठीक है, ह्यूमन के नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाती है और उनको लीड करती है, उनको ले जाती है कहाँ पे, ट्रेजिक एंड। उनका क्या होता है, अंत में क्या होता है, एक ट्रेजिक एंड होता है। ठीक है। शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज आर नॉट ओनली द ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर। शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज हैं वो केवल, हम ये नहीं कह सकते कि वो ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर है, लेकिन बट ऑल्सो ट्रेजेडी ऑफ कोइंसिडेंसेस ऑफ लाइफ। ठीक है। लेकिन क्या है, और क्या कह सकते हैं इसको, ये ट्रेजेडी है कोइंसिडेंसेस ऑफ लाइफ की। क्यों? क्योंकि अलग अलग जो मतलब अ, जो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जैसे मैकबेथ में हम देखते हैं कि विचेस को देखा गया है एज एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस या एक्सटर्नल रीजन जो है तो होता है उसके डाउनफॉल का, ऑफ लाइफ। ठीक है, ट्रेजेडी ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ लाइफ, बिकॉज द कॉमन फीचर ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इंक्लूड्स इनर साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, moral struggle, supernatural elements, betrayal, revenge, an inevitable catastrophe, and perhaps the death of, and destruction of Macbeth's vaulting ambition and meeting with witches, Hamlet's indecisive nature and faith on the ghost, and his father Othello's jealousy, sexual jealousy, and faith on Iago and King Lear's insanity and filial ingratitude। अब देखिए इस पैरा में मेनली बात की गई है कि कैसे जो एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं
वो भी जो ट्रेजिक हीरो होता है उसके एंड के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें जैसे देखते हैं कि उनकी ट्रेजेडीज में क्या क्या होता है, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है, मोरल स्ट्रगल होता है, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का रोल होता है, बिट्रेयल होता है। जैसे सुपरनेचुरल एलिमेंट की बात करें तो हम मैकबेथ में देखते हैं विचेस ये रोल प्ले करती हैं। साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट में अगर हम देखें तो हेमलेट जो है इससे जूझ रहा होता है, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट से। जो हेमलेट होता है कि वो चाहता है अपने अंकल क्लॉडियस की मर्डर करना, बट वो इसी सोच में पड़ा रह जाता है कि टू बी और नॉट टू बी। बिट्रेयल देखते हैं हम जैसे उसमें रिवेंज एंड इनएविटेबल कैटास्ट्रॉफी एंड परहैप्स द डेथ एंड। तो अंत में क्या होता है, उनका ट्रेजिक एंड हो जाता है जो भी हीरो होता है। और मैकबेथ में हम देखते हैं जो उसका वॉल्टिंग एम्बिशन होता है विचेस से मिलता है। और हेमलेट में देखते हैं उसका इनडिसिसिव नेचर जो होता है। और घोस्ट में उसका जो फेथ होता है एंड फेथ ऑन द घोस्ट ऑफ हिज फादर, और उसके फादर का जो घोस्ट उसको दिखता है। ओथेलो की जेलसी दिखती है अपने वाइफ के प्रति, और यागो पे वो विश्वास कर लेता है। और किंग लियर की जो इंसैनिटी होती है, मतलब जो पागलपन होता है, और उसका जो ग्रेटिट्यूड होता है, उसको अपने ट्रेजिक फ्ला की ओर ले जाता है या ट्रेजिक एंड की ओर ले जाता है। सो वी कैन से दैट शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज आर टाइमलेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन सफरिंग एंड मोरल ट्रूथ। तो हम कह सकते हैं इस तरह से कि शेक्सपियर की ट्रेजेडीज होती हैं वो एक टाइमलेस रिप्रेजेंटेशन दिखाती है, ह्यूमन के सफरिंग का एक टाइमलेस रिप्रेजेंटेशन देती हैं और उसके मोरल ट्रूथ का। तो ये क्वेश्चन है, एक पहला क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट, जो कि हम शेक्सपियर के ट्रेजेडीज के ऊपर कर रहे थे। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि जॉन रस्किन के द्वारा है। जॉन रस्किन ने कहा था कि शेक्सपियर हैज थ्रोन द थ्री यूनिटीज ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन इन द विंड इन हिज रोमांटिक कॉमेडीज, डिस्कस अबाउट इट। तो हमको इस स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कस करना है, तो चलिए देखते हैं। जॉन रस्किन थे कौन? जॉन रस्किन एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसोफर थे, क्या कहते हैं, और क्रिटिक थे, ऑथर थे 19th सेंचुरी के, ठीक है, इंग्लैंड में। उन्होंने कहा कि शेक्सपियर ने जो तीन यूनिटीज का कॉन्सेप्ट था, टाइम प्लेस एंड एक्शन, उसको इन्होंने विंड में फेंक दिया है, ठीक है, इन हिज रोमांटिक कॉमेडीज। तो इसी को हमको प्रूव करना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है पूरी तरीके से या इसमें कुछ खामियां भी हैं। तो John Ruskin, an eminent philosopher, critic, and author of 19th century, has remarked Shakespeare has thrown the three unities of time, place, and action in the wind in his romantic comedies. Because, according to the concept of unities given by Aristotle in his Poetics, तो एरिस्टोटल ने जो ये यूनिटी के कॉन्सेप्ट किस में दिया था, अपने एक वर्क पोएटिक्स में, जो कि 335 बीसी में पब्लिश हुआ था। जो यूनिटीज ऑफ टाइम का मतलब है, द यूनिटीज ऑफ टाइम मींस द एक्शन ऑफ द प्ले शुड टेक प्लेस विद इन 24 आवर्स। मतलब जो यूनिटी ऑफ टाइम का मतलब होता है कि किसी भी प्ले को खत्म करने में केवल और केवल 24 घंटे का वक्त मतलब देना देते हैं। द यूनिटी ऑफ प्लेस मींस सेटिंग शुड रिमेन इन वन लोकेशन, यानी जो प्लेस, यूनिटी ऑफ प्लेस का मतलब होता है कि जो भी प्ले परफॉर्म हो वो केवल पूरी पूरी तरीके से एक लोकेशन पर हो। एंड द यूनिटी ऑफ एक्शन मींस द प्ले शुड हैव वन मेन प्लॉट विदाउट सब प्लॉट। और जो यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब है कि प्ले का केवल एक मेन प्लॉट हो, उसका कोई सब प्लॉट ना हो। एंड प्ले शुड कंटेन आइदर ट्रेजिकल और कॉमिकल थीम। और प्ले या तो ट्रेजिकल होना चाहिए या तो कॉमिकल होना चाहिए। लेकिन शेक्सपियर ने रोमांटिक कॉमेडीज भी लिखी हैं, रोमांटिक ट्रेजेडीज भी लिखी हैं। मतलब कैटेगराइज अगर हम करते हैं तो ऐसे मिलता है हमको शेक्सपियर के जो प्लेज हैं। बट शेक्सपियर हैज वायलेटेड दीज यूनिटीज इन हिज रोमांटिक कॉमेडी। लेकिन हम देखते हैं कि इनकी जो रोमांटिक कॉमेडीज हैं उसमें इन्होंने यूनिटीज के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्या किया है, वायलेट किया है। फॉर एग्जाम्पल, एज यू लाइक इट कंटेन्स द स्टोरी ऑफ सेवरल मंथ्स। जो कहानी है हमारी, जो प्ले है एज यू लाइक इट, उसमें जो कहानी है वो कई महीनों की कहानी है, कई सालों की कहानी है, एक दिन के बजाय। बिकॉज रोजालिन, जो रोजालिन है इसमें जो हीरोइन है हमारी, वो लिव सेवरल मंथ इन फॉरेस्ट ऑफ अर्डन। वो कहाँ पे रहती है, कई महीनों तक वो फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में ही पड़ी रहती है, मतलब। और ट्वेल्थ नाइट में देखते हैं वो भी एक लार्ज पीरियड ऑफ टाइम में खत्म होता है। विंटर्स टेल कंटेन्स अ कैरेक्टर अंडर द टाइटल टाइम हु रिप्रेजेंट्स गैप ऑफ 16 ईयर। तो इसमें एक मतलब कैरेक्टर है जिसको टाइटल किया गया है टाइम से, वो 16 साल की गैप को दिखाता है इस प्ले में। द कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड द टेम्पेस्ट आल्सो कंटेन्ड अ लार्ज गैप ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन। तो इसमें अलग अलग टाइम प्लेस एंड एक्शन की बात की गई है। तो इन्होंने अपने रोमांटिक कॉमेडीज में इस तरह से पूरी तरीके से उसको इग्नोर किया है, वायलेट किया है जो एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट था यूनिटीज का। सो रस्किन्स ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट इन सेंस ऑफ शेक्सपियर्स रोमांटिक कॉमेडी। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो रस्किन का, जॉन रस्किन का स्टेटमेंट था इनके बारे में कि उन्होंने तीनों यूनिटीज के को इन्होंने जो है थ्रोन थ्री यूनिटीज ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन इन द विंड इन हिज रोमांटिक कॉमेडीज।
हाँ, लेकिन कुछ हद तक हम देखते हैं ट्रेजेडीज में उन्होंने कुछ हद तक फॉलो किया है, लेकिन रोमांटिक कॉमेडीज में तो इन्होंने लगभग पूरी तरीके से इसको इग्नोर किया है। तो ये 2 क्वेश्चन हुआ पूरा हमारा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर कि शेक्सपियर को रिगार्ड किया जाता है द फादर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। इसके बारे में हमको डिस्कस करना है, या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे भाषा में पूछ सकता है कि इट इज सेड दैट शेक्सपियर इज द प्रोपाउंडर ऑफ रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर, प्रूव इट, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शेक्सपियर्स रोमांटिक कॉमेडी। अब इसका आंसर हम लोग अब देखते हैं। तो सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन को देखते हुए काम करना चाहिए। जैसे कि अगर हमको पूछा गया रोमांटिक कॉमेडी, थोड़ा सा हमको कॉमेडी के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए, ताकि थोड़ा एक हमारा जो है इंट्रोडक्शन अच्छा तैयार हो। तो अब देखते हैं जो आंसर है इसका, कि द टर्म कॉमेडी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कहाँ से डिराइव किया गया? ग्रीक वर्ड से, कोमोडिया, जिसका मतलब है विच मीन्स द जॉयस और इंटरटेनिंग सॉन्ग और स्टोरी। इसका अर्थ है कि एक जॉयस या एंटरटेनिंग सॉन्ग या एक स्टोरी है। इट वॉज परफेक्टेड इन एंशियंट ग्रीस। एंशियंट ग्रीस में इसको परफेक्ट किसने किया था और भी अच्छा बनाया था? एरिस्टोफेंस ने। एरिस्टोफेंस एक क्या थे? एक जो है क्लासिकल कॉमेडियन थे, हु इज रिगार्डेड द फादर ऑफ क्लासिकल कॉमेडी, जिनको क्लासिकल कॉमेडी का फादर भी कहा जाता है या मुनार्क कहा जाता है। बट शेक्सपियर्स कॉमेडीज आर रिगार्डेड रोमांटिक कॉमेडीज। लेकिन अगर हम शेक्सपियर की कॉमेडीज के बारे में अगर देखते हैं, तो वो कैसे कैटेगराइज किया गया है? रोमांटिक कॉमेडीज के अंडर में उनको रखा गया है, बिकॉज दे प्रेजेंट अम्यूजिंग सिचुएशन। कैसा? वो एक अम्यूजिंग सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, ऐसी परिस्थिति क्रिएट करते हैं जिसमें इंटरटेनमेंट दिखता है, थोड़ा बहुत जो है नर्वसनेस दिखती है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन लाइफ, उसमें प्रॉब्लम्स को भी देखो। जो है मेनली शेक्सपियर ने अपने कॉमेडीज में भी पूरी तरीके से इंटरटेनमेंट की बात नहीं की, उसमें भी इन्होंने सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को भी दिखाया है। यूनिवर्सल प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन लाइफ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी, ठीक है, एंडिंग इन हैप्पीनेस और रिकंसिलिएशन विथ मैरिज। लेकिन खत्म जो होता है इनका रोमांटिक कॉमेडीज, चाहे जो भी प्ले आप ले लें, जैसे कि अगर हम ट्वेल्थ नाइट को ही ले लें, तो खत्म कहाँ पे होती है? मैरिज पे होती है, ठीक है। अ, फिर आते हैं आगे। सो शेक्सपियर्स रोमांटिक कॉमेडीज आर कंपोज्ड ऑन लाइटर साइड ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो जो शेक्सपियर की रोमांटिक कॉमेडीज हैं, वो कंपोज की गई ऑन द लाइटर साइड ऑफ ह्यूमन लाइफ, बिकॉज मोस्टली शेक्सपियर्स रोमांटिक कॉमेडीज आर सेंटर्ड ऑन लव एंड मैरिज। तो उनकी जो मोस्टली सारी जो कॉमेडीज हैं, वो किस पे सेंटर की गई हैं? लव पे और मैरिज पे, क्योंकि इसको इन्होंने लाइटर साइड के रूप में दिखाया है इसको, ठीक है। एंड जॉन रस्किन स्टेट, अब इसके बारे में भी जॉन रस्किन का एक स्टेटमेंट था कि शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। इन्होंने मतलब बोला है कि शेक्सपियर ने अपने रोमांटिक कॉमेडीज में केवल हीरोइंस को तवज्जो दी है, हीरोज को ज्यादा तवज्जो नहीं थी, मतलब उसमें हीरोज होते ही नहीं थे, ऐसा इनका मानना है। एंड शेक्सपियर हैज थ्रोन द थ्री यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन इन द विंड। और इनका ये भी स्टेटमेंट है कि अपने रोमांटिक कॉमेडीज में इन्होंने यूनिटीज को मतलब वैल्यू नहीं दिया है, यूनिटीज को जो एरिस्टोटल ने दिया था। आर ट्रूली एप्लीकेबल टू हिज रोमांटिक कॉमेडीज, ठीक है, पूरी पूरी तरीके से इनके रोमांटिक कॉमेडीज को के ऊपर एप्लीकेबल है। विच आर मोस्टली कंपोज ऑन इमेजिनरी प्लेसेस, जो कहाँ पे मेनली सेट है? इमेजिनरी प्लेसेस पे सेट है। जैसे इलीरिया में जो ट्वेल्थ नाइट है, वो इलीरिया में सेट है। फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में जो एज यू लाइक हिट है, वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में सेट है। बोहेमिया और सिसिलिया में जो विंटर स्टेल है, वो यहाँ पे सेट है। तो ये अलग अलग प्लेस पे इनका जो है रोमांटिक कॉमेडी सेटिंग है इसकी। तो शेक्सपियर्स कॉमेडीज आर ऑल्सो पॉपुलर फॉर यंग चार्मिंग हीरोइंस। उनकी जो कॉमेडीज हैं, वो किस लिए फेमस है? यंग चार्मिंग हीरोइंस के लिए फेमस है, जेंडर पॉलिटिक्स के लिए फेमस है, ट्रायंगुलर लव अफेयर के लिए फेमस है, और क्रॉस ड्रेसिंग। क्रॉस ड्रेसिंग में जैसे कि मतलब जो फीमेल कैरेक्टर होती थी, वही चेंज कर लेती थी अपना गेटअप, और मेल कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट किया जाता था। जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस में आप देखे होंगे कि जो मतलब पोर्सिया रहती है, वो बाल्थाजार का गेटअप लेके आ जाती है, ठीक है, कोर्ट ऑफ वेनिस में, ठीक है। तो क्रॉस ड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट जेंडर पॉलिटिक्स को दिखाया है, यानी हीरोइंस को अपने रोमांटिक कॉमेडी में इन्होंने पूरी तरीके से तवज्जो दी है और हीरोज को इग्नोर किया है। मिस्टेकन आइडेंटिटीज, जो मतलब अलग अलग जो है रूप चेंज करके लोग प्ले करते हैं। क्लेवर वर्ड प्ले, मतलब अच्छे अच्छे वर्ड्स का डिक्शन का यूज किया है इन्होंने। और फेस्टिव सेलिब्रेशन, और लास्ट में जब भी प्ले खत्म होता है, तो लव एंड मैरिज पे एंड होता है, ठीक है। तो इनके प्लेस में ये इनके प्लेस के ऊपर हमने ये 3 क्वेश्चंस की आज बात की है।